मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में सरकार लगातार काम कर रही है और ख़ास तौर पर राजस्थान सरकार की अगर बात करें तो जिस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए, कदम उठाए गए, उसकी चारों तरफ सराहना हो रही है। लेकिन एक शिक्षा मंत्री के तौर पर सरकार के साथ जुड़कर इस मुश्किल वक्त में किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? सुमित जी, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाए, अच्छी शिक्षा दे, वो अच्छे ऊंचे मुकाम पे पहुंचे। तो उसको लेकर के अब जब कोरोना आया तो निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य के प्रति भी उसकी चिंता हुई और उसकी जो पढ़ाई बाधित हुई बच्चे की, उसको लेकर के भी उसकी बड़ी चिंता हुई और भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित हुआ जी। तो हम सब की जिम्मेदारी बनी, हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनी कि हम कैसे उनके भविष्य को संवार सकें, कैसे उनके जो सपने हैं उनको हम लोग पंख लगा सकें, किस प्रकार से बच्चों को स्वस्थ रखते हुए हम उनके एजुकेशन दे सकें, उनकी परीक्षाएं बोर्ड की जो हैं वो करा सकें, या बोर्ड की नहीं है होम एग्जामिनेशन है तो उसको कैसे कराएं, और घर बैठे उनको किस प्रकार से हम कंटेंट्स उपलब्ध कराएं जिससे वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके, वो आगे के अपने भविष्य के बारे में भी सोच सके, आगे उन्हें क्या करना चाहिए। और हमारे लिए ये भी चुनौती का विषय हो गया कि हम किस प्रकार से, अगर ये कोरोना इसी तरीके से बढ़ता रहा जिस प्रकार, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, दवा नहीं है, पता नहीं है कब तक रहेगा, तो हम हमारे बच्चों को आगे आने वाली जो नई सत्र है उसमें किस प्रकार से विद्यालयों में हम पढ़ा सकेंगे। अगर विद्यालयों में नहीं आ पाए तो उस बच्चे को हम कैसे शिक्षा दे करके उसका भविष्य को संवारने का काम करेंगे, ये सब चीजें थी। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से लगे हुए थे, हम हमारे स्तर पे से लगे हुए थे और हमने उनकी एग्जाम जितनी हो गई उतनी हो गई। बाकी जो होम एग्जामिनेशन है उनको हमने क्रमोन्नत करने का काम किया। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की एग्जाम्स हैं उनको एक बार हमने स्थगित किया और जो बच्चे घर पे रहने लग गए उनको घर में रखने के लिए हमने स्माइल प्रोजेक्ट हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार किया और व्हाट्सएप ग्रुप से उनके अभिभावकों को, बच्चों को, टीचर्स को जोड़ करके उनको कंटेंट्स उपलब्ध कराए, उनको सामग्री, जो पाठ्यक्रम की सामग्री है वो उपलब्ध कराई जिससे वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और आने वाले समय में उसके जीवन में उसमें काम में आ सके। तो इस दिशा में हमने एक और नवाचार करने की चेष्टा की कि हम दूरदर्शन और आकाशवाणी, जो हमारे पब्लिक सेक्टर के उपक्रम हैं, उनके माध्यम से हम निशुल्क कैसे स्लॉट लेकर के, समय लेकर के हम कंटेंट्स जो हमारे विभाग ने तैयार किए हैं उनके माध्यम से बच्चों तक पहुंचाएं। दूर ढाणी में जहां पर दूसरे बड़े चैनल दूसरे नहीं हों, जी न्यूज जैसे नहीं हो, तो वो दूरदर्शन या रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से कैसे उन तक पहुंचे, इस बात का प्रयास किया गया। और मुझे बताते हुए आपके चैनल के माध्यम से खुशी है कि जावड़ेकर जी को हमने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने पहले हमें आकाशवाणी में 55 मिनट का 50 दिन के लिए स्लॉट दिया और कल परसों हमारे पास चिट्ठी आई है कि दूरदर्शन का भी स्लॉट हमें 2-2.5 घंटे के लिए वो दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा नॉमिनल चार्जेज हमसे लेंगे, वो हमने हाँ भर दी है कि वो नॉमिनल चार्जेज बच्चों की पढ़ाई के लिए हम दे देंगे। तो मैं समझता हूँ जो हमको, चाहे स्माइल प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, चाहे आकाशवाणी के माध्यम से हो, चाहे हमें इस तरीके से दूरदर्शन के माध्यम से हो, चाहे हमारा जो पाठ्यक्रम है 1 से लेकर 12 तक का, उसको साला दर्पण के ऊपर हमने ऑनलाइन कर दिया। वो लिंक में जाकर के साला दर्पण खोल करके अपने पाठ्यक्रम को पढ़ सकता है, पुराना भी देख सकता है, आने वाले समय में जुलाई से कौन सा पाठ्यक्रम होगा, उसकी क्या किताबें, क्या बुक्स होंगी, उसको वो देख सकता है। राजीव गांधी जो कैरियर गाइडेंस पोर्टल हमारा है उसके माध्यम से उसको भविष्य में 14 देशों की जानकारी, कहाँ कौन से विषय में 12वीं पास करके वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाए, कौन सी कॉलेज में जाए, कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए ठीक है, कौन से वहाँ पर कॉलेज में कौन सा, कितना अनुदान मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है, कितनी रियायत उसको मिलती है, ये सब चीज़ें वो देख सके। तो मैं समझता हूँ इस दिशा में हम लोग लगे हुए हैं और हमारे शिक्षक जो निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी में अपनी जी जान से लगे हुए हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ में ड्यूटी दे रहे हैं। 3.5 लाख के लगभग शिक्षक हमारे हैं, वो कोरोना ड्यूटी भी दे रहे हैं और ई कंटेंट्स तैयार करके हमारे बच्चों को, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे दूरदर्शन के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वाकई, और इन जिन कदमों का आपने जिक्र किया इनकी तारीफ भी हुई, जैसा मैंने कहा, और सराहना हुई। और जिस तरीके के इनिशिएटिव, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग है, आप फ्यूचर जो इस देश का है, जो इस देश का फ्यूचर है, उसको आकर किस तरीके से टैकल करना है आपने, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का जिक्र यहाँ पर कर दिया। जो इनिशिएटिव्स आपने किए, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस का हो, उसके बाद एक अपने आप में नवाचार जो आकाशवाणी के जरिए, रेडियो के जरिए
गांव ढाणी के बच्चों तक अपनी रीच जो है पहुंचाना, ये आइडिया आखिर कैसे आया? और दूसरा, आपको कितना इससे लगता है कि बच्चों को फायदा होगा, खास तौर पर उन तक जो ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं खुद को जोड़ पाते हैं? निश्चित रूप से देखिए, ये आइडिया इसलिए आया कि हम जब छोटे थे तो हम रेडियो बहुत सुनते थे, क्योंकि ये बड़े चैनल दूसरे जो आए नहीं थे, आज जो मार्केट में उपलब्ध हैं, जिन डिश वगैरह, ये कुछ भी नहीं था। और फिर दूरदर्शन आया तो दूरदर्शन के माध्यम से भी हमें सूचनाएं मिलने लगी, और जो उसके ऊपर सीरियल वगैरह आते थे, वो शिक्षाप्रद सीरियल वो देखने को मिलते थे। तो मुझे ये पूरा ध्यान में था कि ये हमारे सरकारी उपक्रम हैं, ये बिजनेस के लिए नहीं बने हुए, ये सेवा के लिए बने हुए हैं। और ऐसे समय में जब ये वैश्विक महामारी आ गई है तो इन उपक्रमों का हमें उपयोग करना चाहिए, और गांव ढेणी खेत खलियान में अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को, उस बच्चे को, हमारे बेटे को ये शिक्षा इसके माध्यम से दी जानी चाहिए। तो इसके लिए हमने हमारे टीचर्स से कंटेंट्स मंगवाए और उनमें सेलेक्ट किया। अच्छे जो टीचर जो प्रभावी तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, विषय के विशेषज्ञ हैं, उनसे कंटेंट्स तैयार करके हमने फिर इनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम किया। और एक बात हमारी इसलिए भी हुई कि जब बच्चा भी घर में है, माँ बाप भी घर में है, तो मैं समझता हूँ उसको लॉकडाउन में घर में रहना है, तो हर माँ बाप ये चाहता है मेरे बच्चे को मैं क्या पढ़ाऊँ, क्या किस तरीके से। तो अगर उसको मटेरियल मिल रहा है तो वो माँ बाप उसको मोटिवेट करता है कि बेटा 11 बजे रेडियो आएगा, 55 मिनट तक तुम्हारी तीसरी क्लास की पढ़ाई होगी, 5वीं की होगी, 10वीं की होगी या 12वीं की होगी, इसको तुमको पढ़ना है। या दूरदर्शन पे ये चैनल 3 बजे से आ रहा है तो ये 3 बजे से आपको अपनी पढ़ाई के बारे में देखना है। या आगे की क्लास में अगर आपको क्रमोन्नत कर दिया है तो आपको ये चाहिए कि आगे की जो बुक्स हैं वो आप निकाल करके साला दर्पण के माध्यम से, और आप एक एक पढ़ना चालू कर दो। तो माँ बाप भी उसमें इन्वॉल्व होने लग गए, बच्चों को भी इंटरेस्ट आने लग गया। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में हम जो प्रशिक्षण है टीचर्स का, उसको भी ऑनलाइन कैसे कराएं, इस बात की भी व्यवस्था करेंगे। और अगर किसी भी तरीके से मान लो खुदा न खास्ता अगर इस तरीके की ये महामारी आगे बढ़ती है और हम स्कूल नहीं खोल पाते, तो स्कूल नहीं खोलने की स्थिति में उस बच्चे को घर बैठे हुए हम कैसे उसकी एजुकेशन दे सकें, टीचर्स का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम उपयोग करके उस टीचर्स के माध्यम से बच्चे को जो हम पढ़ाई जारी रख सकें, इस बात का भी हमने एक रोड मैप तैयार कर दिया। और 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को नोट भेजा है कि ये 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी से अनुमति मिल जाती है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए, हम मास्क का प्रयोग करते हुए, सारी व्यवस्थाएं जो कोरोना से हमको बचाती है हमारे बच्चों को, उसकी पालना करते हुए हम लोग 10वीं और 12वीं के बच्चों की जो उनका भविष्य है उसकी 10वीं की परीक्षा भी कराने जाएंगे। डोटासरा साहब, क्योंकि कोरोना काल ने बहुत कुछ पैरामीटर्स जो हैं इस दुनिया के बदल दिए हैं, और खास तौर पर अगर शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें भी कई चैलेंजेस हैं। ऑनलाइन का, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं और ये नवाचार किया भी गया है हाल ही में, आपको लगता है कि अब जो चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं इसमें ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक मेन फैक्टर रहेगा आने वाले वक्त में? निश्चित रूप से देखिए, ये सही बात है कि विदेशों में जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे, वहाँ पर ऑनलाइन का ये प्रभाव है। और ऑफिसेज भी जो प्राइवेट कंपनियों के हैं वो भी वर्क एट होम के माध्यम से चलते हैं। और आज भी मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि इससे और ज़्यादा फायदा होता है, मितव्ययिता भी होती है और काम भी ज़्यादा होता है, वो बोर भी नहीं होता, अपने घर में अपना ऑफिस का काम भी कर लेता है, अपना घर का काम भी कर लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट जिस प्रकार की ये महामारी आई है, मेरा ये मानना है कि हो सकता है कल को इस प्रकार के और कोई वायरस आ जाएं और हमें इस तरीके की पोजीशन में डाल दें, तो हमें इस बात की तैयारी तो निश्चित रूप से करनी चाहिए। जो हमारे मानव संसाधन मंत्री जी हैं उनकी मेरी 2-3 बार बात होगी, 30 मिनट तक, 35 मिनट तक हमारी बातें होती हैं। तो मैंने उनको ये निवेदन किया है कि जब पीएबी में हम लोग सेंटर से बजट के लिए लेकर के आएंगे तो हम प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे, और ऑनलाइन किस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ा सकें, कैसे टीचर्स को ट्रेनिंग करा सकें, और किस प्रकार से हम उनको संक्रमण से बचाते हुए उनकी भविष्य को हम जो है स्वर्णिम बना सकें, इसके लिए हम प्रोजेक्ट लेकर के आए। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आप लेकर के आइए प्रोजेक्ट। मैं समझता हूं कि वो हमारी उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री जी हमें इसमें पीएबी में बजट देंगे और हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से आने वाले ज़माने में इन प्रकार की जो विषम परिस्थितियां हैं उनसे कैसे मुकाबला कर सकें और कैसे हमारे बच्चों के भविष्य को बना सकें, इस दिशा में हमें चलना पड़ेगा।
क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसका आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। उसे बिल्डअप करना, खासतौर पर राजस्थान जैसे स्टेट में उन बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ कॉप अप करना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। इसके लिए आखिर किस तरीके का रोड मैप लेकर चलेंगे? नहीं, बात सही है, बिल्कुल। देखिए, सब जगह गांव ढाणियों में, ग्रामीण परिवेश में जो नेट है उसकी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बाकी शहर के बच्चों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अभी हम काफी सालों से हम लोग जो है वो लैपटॉप दे रहे हैं और दे रहे हैं, साइकिलें दे रहे हैं, दूसरे तरीके के बच्चों के लिए प्रोत्साहन के रूप में उनको राशि भी दे रहे हैं। तो इन सब को मिला करके हम एक इस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे उन बच्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा वो सदुपयोगी हो, और उसके हर हाल में गांव ढाणी में बैठे हुए बच्चे के भी वहां पर नेट नहीं हो तो भी उसके लिए कोई ऐसा विकल्प हम कोई टैबलेट के माध्यम से विकसित करें कि वो पढ़ाई से संबंधित हो, वही चीज वो देख सके, और उसके लिए उसके साथ में नेट की व्यवस्था भी हो। तो इस तरह के कई तरह के विचार आ रहे हैं, कई तरह के सुझाव आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं हम सबको मिलकर के इसके ऊपर एक रोड मैप बना करके आगे चलना पड़ेगा। एक व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। तो मैं समझता हूं मैं सब कुछ जानता हूं ये तो नहीं है, लेकिन मैं पूछता रहता हूं, प्रतिदिन कहीं न कहीं से बात करता रहता हूं कि हमको किस प्रकार से हमारे बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से ये ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, इसके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। वो एक विचार जो भी आ रहे हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन बिल्कुल आपने, और जैसा आपने ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर कदम उठाया, वो वाकई जो है छात्रों के हित में है और उनकी शिक्षा को लेकर काफी बोल्ड फैसला था। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा डिसीजन जो लिया गया वो बच्चों को प्रमोट करने का। हालांकि इसकी काफी सराहना हुई इन तमाम सिचुएशंस को लेकर, बोर्ड के लिए अलग से व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई है। लेकिन एक चीज जो कही जा रही है कुछ लोगों की तरफ से, शिक्षाविद की तरफ से, कि क्या बच्चों को नेक्स्ट क्लास में जो प्रमोट किया गया है उसमें कोप अप करने में, उसको मैनेज करने में क्या दिक्कतों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा, उसे आखिर किस तरीके से टैकल किया जाएगा? जी, ये सुमित जी प्लानिंग की बात है। हम आज तक क्या करते हैं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वालों की प्री बोर्ड एग्जाम लेते हैं परीक्षा के 1-1.5 महीने पहले, जिससे उसका आकलन हो जाए कि ये बच्चा किस प्रकार से तैयार है आगे मेन एग्जामिनेशन देने के लिए। अब इसमें मेरा ये मानना है कि हम जो ही शुरुआत होगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर इस तरीके के कोई प्री एग्जाम, होम एग्जाम ले लेंगे, और उससे हमें उस बच्चे के लेवल का पता लग जाएगा। जो बच्चे का लेवल कमजोर होगा उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, जिस विषय में वो कमजोर होगा उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो निश्चित रूप से ये सब चीजों के रास्ते निकलते हैं। बात यही है कि आप में पूरी तरीके से शिद्दत के साथ में आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, आप में भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कोई चीज दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि हमारे विभाग के अधिकारियों से हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं, जिनको हमने प्रमोट कर दिया इस कोरोना की वजह से, उन बच्चों को हम विद्यालय जो ही नया सेशन जुलाई में या अगस्त में स्टार्ट हो उसके बाद में हम लोग उनकी एग्जाम स्कूली लेवल के ऊपर लें और उनका मूल्यांकन करें कि क्या उसमें किस प्रकार की चीज है, कहाँ वो कमजोर है, कहाँ उसमें कमी है। उस कमी और खामी को हम लोग दूर करें और उसको आगे बढ़ने का मौका दें और निश्चित रूप से उसको तैयार करें आगे के लिए। हालांकि हम ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात जैसे कर रहे हैं और नए नए डायमेंशंस, नए नए जो तरीके हैं वो निकाले जा रहे हैं, और सरकार वाकई इसमें जो है वो कोशिश भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन डोटासरा साहब, एक जो सिस्टम अभी तक हम फॉलो करते आए हैं, ये एजुकेशन सिस्टम जिसमें बच्चे स्कूल आते हैं, अपने जो है सोसाइटी को बेहतर तरीके से समझते हैं, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। इस सिस्टम को भी हमें किसी ना किसी तरीके से सहेजना है। लेकिन इसमें मुश्किल अब जो पेरेंट्स के सामने है कि वो इन मुश्किल हालात में अपने बच्चे को स्कूल में कैसे भेजेंगे। उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? इन मुश्किल परिस्थितियों में कैसे आप उन्हें कॉन्फिडेंस में लेंगे, क्योंकि हम उस सिचुएशन का भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हालात सुधरेंगे और बच्चे स्कूल खोलेंगे तो अपने स्कूलों में भी आएंगे। देखो, मैं सुमित जी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा को लेकर के, बच्चों की शिक्षा को लेकर के बहुत गंभीर हैं और बहुत ही संवेदनशील हैं। वो हमेशा हमसे एक दो दिन छोड़ के शिक्षा पे, बेरोजगारों को नौकरी देने पे, बच्चों की एजुकेशन के बारे में, आगे के भविष्य के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो मैं समझता हूं इसका हमने एक प्लान तैयार किया है कि हम हमारे यहाँ बीजेपी के कार्यकाल में 20,000 स्कूलें बंद हो गई थी, तो अगर हमें सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता पड़ेगी
तो उन स्कूलों को वापस हम वहाँ पर उन बच्चों को बैठाने के लिए आदेश जारी करके उन स्कूलों को वापस खुलवाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे, मास्क की अगर कोई परिवार देगा तो ठीक है, ले आएगा तो बच्चा ठीक है, नहीं तो उसको मास्क उपलब्ध कराने के भी हम लोग कोई न कोई फंड अरेंजमेंट करके उसकी भी व्यवस्था करेंगे, सैनिटाइजर की या साबुन की व्यवस्था भी करेंगे और सारी करके उनको पूरी तरीके से हम विश्वास दिलाएंगे कि हम जिस प्रकार से बच्चे को अपने माँ बाप अपने बच्चे को जिस प्रकार से ध्यान रखते हुए उसको आगे बढ़ने के लिए दिशा में काम करता है, उसी दिशा में हम जो हमारे टीचर्स को तैयार करके उनको आगे बढ़ाएंगे और समय समय पर जिस प्रकार की एडवाइजरी बाहर से, विदेशों से, हमारे केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से आती रहेगी, उसमें जिस प्रकार से परिवर्तन की गुंजाइश होगी वो करते रहेंगे। लेकिन हम हमारे बच्चों के माता पिता को, अभिभावकों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि अशोक गहलोत के नेतृत्व की ये सरकार आपके बच्चे को संक्रमण से बचाएगी, आपके बच्चे का भविष्य का निर्माण भी करेगी, आपकी अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी की एजुकेशन देगी। आज हिंदुस्तान में राजस्थान क्वालिटी एजुकेशन में 2 नंबर पे हमारे समय में है, तो इसको कैसे 1 नंबर पे लाएं, ये हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। क्योंकि कोरोना ने पूरा सिस्टम जो है वो डोटासरा जी बदल दिया है और अब नई दुनिया की ओर हमें कहीं ना कहीं बढ़ना होगा, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं और इसी वजह से हम ये विमर्श भी कर रहे हैं। इस पर हाइजीन को लेकर काफी बात होती रही है, आज से पहले भी, कोरोना काल से पहले भी हाइजीन को लेकर कि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा हो, हम अपने बच्चों को सिखाएं कि आखिर हाइजीन को किस तरीके से मेंटेन जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अब ये बहुत जरूरी भी हो गया है। अब आपको, जैसा आपने कहा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों को भी सिखानी होगी, उन्हें बताना होगा, जबकि इससे पहले हम कैसे अपनी सोसाइटी के साथ मिलजोल बढ़ाना होता है ये सिखाते आए हैं। तो आखिर हम उस हाइजीन सिस्टम को कैसे सिलेबस का हिस्सा बनाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे सबके लिए चैलेंज है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने पहले से ही अब की बार बजट में आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम बच्चों के लिए 5 डे वीक करेंगे। स्कूल में संडे की छुट्टी होगी और जो 5 डे वीक नहीं बल्कि नो बैग डे करेंगे सैटरडे को। तो सैटरडे को हम नो बैग डे करेंगे, तो इसमें ये सब चीज़ें सिखाने की चेष्टा हम लोग करेंगे कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, किस प्रकार से जो आपने कही वो बात भी हम आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से बैड टच और गुड टच का जो कॉन्सेप्ट है, को एजुकेशन में आजकल बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, तो बच्चे को पहले से ही, शुरू से ही, पहली दूसरी से ही कि कौन सा बैड टच है, कौन सा गुड टच है, उसको खेलने में उसकी क्या रुचि है, किस विषय में उसकी रुचि है, खेलने में ज़्यादा रुचि है, मैथ्स में रुचि है, दूसरे में है, वो आजकल इंग्लिश मीडियम इंग्लिश स्पोकन भी होना चाहिए, उसका भी हम लोग अभ्यास कराएं। तो ये सारी चीज़ें, खेलने में रुचि ले बच्चा, रुचि के साथ में आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें हम नो बैग डे जो हर सैटरडे को हम करने जा रहे हैं, वो उसके अंदर इन सब चीज़ों को जो आपने बताया हम सब लेंगे और निश्चित रूप से हम लोग अच्छे से अच्छा इस तरीके के रोड मैप बना करके चलेंगे जिससे हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा बने। डोटासरा जी, इसके साथ आपके सामने एक चैलेंज और भी है। सोशल डिस्टेंसिंग तो बच्चों को सिखानी ही है, हाइजीन तो हमें सिखाना ही है, लेकिन हमें उनके बीच में उस भावना को भी पूरी तरीके से सहेज कर रखना है जो राजस्थानियों की खासतौर पर कही जाती है, मेलजोल की भावना। जी 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 जी, बिल्कुल 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 सुमित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। हमारे हिंदुस्तान में, राजस्थान में जो संस्कार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो संस्कारों में ये बात भी आती है कि आए हुए अतिथि का भी आप सम्मान करोगे, उसके पीड़ा में भी आप लोग काम आओगे, किस प्रकार से मित्रता रखोगे, उनसे व्यवहार रखोगे, किस प्रकार से मेलजोल रखोगे, एक दूसरे की मदद करने की जो हमारी परंपरा रही है, हमारे संस्कार रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और इस कोरोना ने, मैं समझता हूँ, उसमें कहीं न कहीं दरार पैदा करने की चेष्टा की है। उस दरार को हम मिटाएंगे, ये हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और आने वाले समय में हम लोग बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों को समाहित करते हुए हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे एजुकेशन के माध्यम से। डोटासरा जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि पूरा देश, प्रदेश के भी लोग जो हैं वो इस वक्त इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर कैसे वो सामना करें? सरकार अपनी तरफ से तमाम इनिशिएटिव्स ले रही है एक मंत्री के तौर पर, और जैसे आप लगातार लोगों की, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे इनिशिएटिव्स आपने स्कूलों को पूरी तरीके से लोगों की मदद के लिए खोल दिया, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
निश्चित रूप से देखिए, जिन लोगों ने लॉकडाउन की जो ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसके बाद में बहुत अच्छे तरीके से पालना की और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में तो 100% आपके लॉकडाउन की पालना हुई है। शहरों में थोड़ी बहुत जरूर हुई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के लोगों में दम है, दमखम है। भारत के लोग वो सब चीज जानते हैं, भाईचारा निभाना भी जानते हैं, आगे बढ़ना भी जानते हैं, हिम्मत भी उनमें है और एजुकेशन के प्रति उनकी ललक भी बहुत शानदार है। हमारे यहाँ के बच्चे अमेरिका में जाके इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं और वहाँ अपना नाम कमा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, सबको यही कहना चाहूँगा कि इस संक्रमण से बचने के लिए, इस महामारी में, इस वैश्विक आपदा के समय में हम सब मिलजुल करके आगे रहें। और एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि आप जैसे जी न्यूज हो या दूसरे चैनल्स हो, सबका, मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मीडिया ने इस कोरोना में लोगों को अवेयर करने का काम किया है, लोगों की मदद करने का काम किया है, उन तक सही तथ्य पहुंचाने का काम किया है। आप भी साधुवाद के पात्र हैं, जिसकी वजह से लोगों में इतना भय नहीं रहा। वरना तो एक बार तो ये हो गया था कि ये जिंदगी 2, 5, 10 दिन, 15 दिन की है। मैं समझता हूं इस संशय को दूर करने का, इस भ्रम को दूर करने का आप लोगों ने भी जो काम किया है, आपको भी मैं इस चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को और आप सब मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। शुक्रिया डोटासरा साहब हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने शिक्षा को लेकर किस तरीके की नीति बनाई गई है, क्या कुछ प्लानिंग्स हैं, इन